नमस्कार। जैसा कि आज यूपीएससी का आप लोगों का पेपर हुआ और उम्मीद है कि बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोगों का पेपर। और इस बार का पेपर पिछली बार के मैं जीएस के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, मॉडरेट था, पिछली बार से थोड़ा सरल था। और अभी मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे एक बार आपको सीसेट का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि सीसेट और जीएस दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना जाए। लेकिन यहां पर मैं जरूर इस बात को कहूंगा कि पिछली बार से इस बार पेपर थोड़ा सरल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे और इसका क्या उत्तर होगा, उसको आप लोग मिला लीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन से आते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब सूरज से जो आ रहा है उससे ज्यादा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, पृथ्वी की ओर से जो रिफ्लेक्ट होता है उससे कम होता है। ये बिल्कुल गलत है। जो ऊपर से आता है उससे कम गर्म होता है, जो रिफ्लेक्ट नीचे से टेरेस्ट्रियल जाता है उससे ज्यादा होता है। इस बात को आप जान लीजिए, पहला जो ऑप्शन है आपका यह बिल्कुल गलत है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। बिल्कुल ये बात सही है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के अच्छे एब्जॉर्ब करता है। और खासकर लॉन्ग वेव का मतलब यहाँ पर लॉन्ग वेव का मतलब हो गया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो पृथ्वी की ओर से जा रहा है। और ये सब क्या करता है, CO2 और अदर गैस इसको एब्जॉर्ब करके आपके वातावरण को गर्म बनाए रखता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड सेकेंड वन इज राइट। ध्यान रखेंगे इसको। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द थिकनेस ऑफ troposphere at the equator is much greater as compared to the pole। यानी पोल के रिस्पेक्ट में इक्वेटर में जो थिकनेस होता है ट्रोपोस्फेयर का, वो ज्यादा होता है। बिल्कुल सही, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। दूसरा भी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। और ये सेटिस्फाई भी करता है कि ऐसा क्यों ठीक होता है, क्योंकि द इक्वेटर एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। पहला दूसरा दोनों सही और इसको सेटिस्फाई भी करता है। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि वॉल्केनो से क्या क्या चीजें निकलती है। ठीक है, पायरोक्लेस्टिक मटेरियल्स, जैसे कि माना जाए छोटे छोटे कण, थोड़े बड़े कण, थोड़े उससे बड़े कण रॉक के, तो बिल्कुल निकलता है। एश और डस्ट ये भी निकलता है। नाइट्रोजन कंपाउंड भी निकलता है। सल्फर कंपाउंड ये भी निकलता है। एकदम सही बात है, ये चारों निकलते हैं। इसका उत्तर होगा 4, आंसर 4 होगा, मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है जरा देखा जाए, बहुत सरल है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इंटरफेरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये आइसोथर्मल मैप की बात कर रहा है, जनवरी के महीने में इसकी बात ये कर रहा है। पहला है कि द आइसोथर्मल डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। मतलब नॉर्थ की ओर डेविएट करता है ओशियन में और साउथ की ओर करता है कॉन्टिनेंट में। कब? जनवरी के महीने में। बिल्कुल ये सही है, ये आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट गल्फ स्ट्रीम। सर ये कोल्ड ओशियन करंट थोड़े गल्फ स्ट्रीम, ये तो वार्म है, यहीं पर ये गलत हो गया। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये भी गर्म है। क्या ये अटलांटिक ओशियन को पोलर और आइसोथर्मल, ये हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म करता है, ये तो गलत है। सेकंड गलत है, केवल एक सही है, इसलिए ओनली ए। इसका आंसर 1 होगा, मिला लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं, पांचवा प्रश्न पर। 100 प्रश्न आए हुए हैं, कल मैं जरूर इसका आपको एनालिसिस करके कट ऑफ जरूर बताऊंगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड? बिल्कुल सही, आइवरी कोस्ट और घाना होता है, सी, इसका उत्तर सी है। सब जानते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन पर। ये हिमालयन रिवर का बोलता है ये कि वेस्ट से लेकर आप ईस्ट की ओर क्रम लगाएं, प्रयागराज तक ये बहता है ना। गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ बेसिकली प्रयागराज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि सीधा आपको लगाना है। तो सबसे पहले गोमती आता है, उसके बाद घाघरा मिलता है, फिर गंडक मिलता है, फिर कोसी मिलता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। ध्यान में रखेंगे, मैप वर्क आप लोगों का कराया गया था, आप लोग जरूर इसमें कर लिए होंगे। सी है इसका उत्तर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन, सेवंथ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक, यानी रॉक का जो टूट फूट होता है उसमें क्या होता है, रेनफॉल भी एक बहुत जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है। रेनफॉल वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन, दोनों सही है और सेटिस्फाई भी करता है। देखो, जब रेनफॉल होता है तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे वो मिक्सअप हो जाता है, और जब मिक्सअप होता है तो कुछ चट्टानों में जो गिरता है, रॉक्स वगैरह पे गिरता है, उससे वो रिएक्शन करता है और उससे वेदरिंग होता है। ये दोनों सही है और सेटिस्फाई भी करता है, यानी बोथ स्टेटमेंट ये दोनों सही है, करेक्ट है, बोथ एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। सेवंथ नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर भी बहुत हलवा क्वेश्चन था, आप जिसका मैप वर्क आप लोगों ने सही किया है तो बहुत अच्छा होगा ये। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बोला जाता है कि ये कंट्रीज में से जो है वो बॉर्डर बनाते हैं नॉर्दर्न सी के साथ में। फिनलैंड नहीं बनाता है, रशिया नहीं बनाता है, जर्मनी एंड नॉर्वे बनाता है, ध्यान रखेंगे। तो ओनली 2 हो जाएगा इसका उत्तर, तो 8 का आपका उत्तर हो गया। अब आइए नाइन्थ क्वेश्चन में जरा देखा जाए आप लोग, ये है नाइन्थ क्वेश्चन जो है, ये बड़ा आपको ये कर देगा, थोड़ा सा आपके उत्तर को गलत भी कर सकता है। जैसे देखिए, इसमें वाटरफॉल दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है और रिवर दिया हुआ है। धुआंधार बिल्कुल सही बात है कि नर्मदा पर है, लेकिन ये मालवा में नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बेसिकली जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और जबलपुर एरिया जो है वो नहीं है मालवा का पार्ट। एमपी में है, मालवा भी एमपी में है, लेकिन जबलपुर बहुत ईस्ट में है और मालवा जो है नॉर्थ वेस्ट में है एमपी के। तो ये जो है मालवा का पार्ट नहीं है, पहला पॉइंट। आइए आगे, अगला, हुंडरू जलप्रपात जो है वो छोटा नागपुर में है, रांची में है, बिल्कुल सही बात है, और स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये भी सही बात है। तो ये 2 तो सही हो गया, पहला गलत हो गया। तीसरा भाई, गोरसप्पा जिसको आप जोग भी कहा जाता है, जो कर्नाटक में है, वेस्टर्न घाट का एरिया पड़ेगा कर्नाटक, बिल्कुल सही। लेकिन सर ये रिवर नहीं है, ये शरावती रिवर पर है, यानी ये भी गलत है। तीसरा, यानी क्या हो जाएगा, ओनली 2 सही, यानी केवल और केवल ओनली इसमें से हाउ मेनी ऑफ द अबव इज गिवन इंफॉर्मेशन इज करेक्टली, ओनली 1 स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ओनली 1। ठीक है, ए इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, हम लोग का 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न पर आते हैं, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग कर सकता है। पहला, वोसगस माउंटेन है, रीजन का नाम दिया हुआ है, माउंटेन का नाम दिया, टाइप ऑफ माउंटेन है। ठीक है, पहली बात तो है वोसगस एशिया में नहीं है, सेंट्रल एशिया में, ये सर यूरोप में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, और ये फोल्ड माउंटेन भी नहीं है, ये तो ब्लॉक माउंटेन है, यानी पूरा का पूरा ये गलत। दूसरा, ये यूरोप, अल्प्स यूरोप में है, बिल्कुल सही बात है। और अल्प्स जो है ये क्या एक फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, बिल्कुल गलत। यह भी एक फोल्ड माउंटेन है, यह भी गलत हो गया, सेकंड नंबर भी गलत। तीसरा पाइए, नॉर्थ अमेरिका में क्या अपलाचियान है, बिल्कुल है, ये एक फोल्ड माउंटेन है, एकदम है सही बात, लेकिन ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अगला, साउथ अमेरिका में एंडीज है, बिल्कुल सही है, ये फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ओनली 2 सही हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। कंसीडर करना है कुछ एयरपोर्ट को जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में डेवलप हुआ है, इसमें से कौन है कौन नहीं है। तो याद रखेंगे आप, भारत सरकार ने सबसे पहली बार जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया था, वो जो डिस्कस किया था, वो ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश में
डोंगई पोल एयरपोर्ट था, तो ये बिल्कुल सही है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सही है। विजयवाड़ा ये गलत। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस ऑप्शन में ये दो सही है, तो 1 और 2 सही होगा। इसका ए उत्तर इसका होगा। याद रखिएगा, ये पहला यही है, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। 12वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और करेक्ट? इट इज द गैस, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। क्या वाटर वेपर अल्टीट्यूड में आगे बढ़ने से डिक्रीज करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम होगा तो क्या हो जाएगा? एयर एक्सपेंड हो जाएगा, वो ज्यादा कूलर हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और या तो प्रेसिपिटेशन के रूप में या किसी चीज के रूप में बरस जाएगा, तो वाटर वेपर उसमें बहुत कम होता है। ये बिल्कुल सही बात है। द परसेंटेज, इट्स परसेंटेज, यानी वाटर वेपर का परसेंटेज मैक्सिमम होता है पोल पर। गलत। पोल पर कहां से हो जाएगा? तो केवल पहला सही है, ओनली 1। ठीक है, इक्वेटर के आसपास में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। 13वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है और बोला गया कि ये कौन से क्लाइमेट को बताता है। पहला बात ये बोल रहा है कि एनुअल और डेली जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है इज वेरी लो। वार्षिक भी और डेली रेंज जो होता है वो बहुत लो है, मतलब कि अंतर बहुत कम है। दिन से रात तक में जो अंतर है टेम्परेचर का वो भी कम है, और एनुअली भी जो रेंज है वो भी बहुत कम है। ठीक है भैया। प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट दी ईयर, सालों भर वर्षा पड़ती है या वर्षण होता है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 cm से लेकर 250 cm। तो सर इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा, मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। याद रखेंगे, इसका आंसर डी होगा, मिला लीजिएगा। 13वां का। 14वें उत्तर पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन जो है आपका देखिए वो यह है, विद द रेफरेंस टू कोरोलेसिस फोर्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इट इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात। विंड वेलोसिटी यदि इंक्रीज होता है तो कोरोलिसिस फोर्स भी इंक्रीज होता है। देखिए, कोरोलिसिस फोर्स के कारण ही जो ये पृथ्वी है, यदि मैं इसको दो भाग में डिवाइड करूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो कोरोलिसिस फोर्स के कारण ही क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है हवाएं राइट की ओर मुड़ती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर मुड़ती हैं। आपको ये पता होगा। ठीक है, तो यदि हवाओं का वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां पर कोरोलिसिस बल हमेशा बढ़ जाएगा। इट इज मैक्सिमम एट पोल एंड इज एब्सेंट एट इक्वेटर। ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। ये मैक्सिमम होता है पोल पर, क्योंकि देखो एक्सिस पर ज्यादा होता है, तो एक्सिस पर यदि यहां पर पोल है तो यहां पर कोरोलिसिस पर ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर होते जाएंगे, इक्वेटर तक आएंगे, लगभग कोरोलिसिस फोर्स खत्म हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, ड्यू टू द एक्सिस। ठीक है, तो इसमें दोनों सही है, याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर पर आइए। ये भी बहुत सरल सा क्वेश्चन था, हलवा था। देखिए, ऑन 21st every year which of the following latitude experiences sunlight more than 12 hour? किस लैटिट्यूड पर सनलाइट जो होगा है ना 21 जुलाई को लगभग 12 घंटे ज्यादा होगा? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी होगा और आर्कटिक सर्किल में भी होगा, यानी 2 और 4। ठीक है, तो 2 और 4 डी उत्तर इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही। याद रखिएगा। ठीक है, समर सोलेसर का ये समय है, आप इस बात को समझ रहे होंगे। मैं आज बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आज पढ़ाने का दिन नहीं है, आज आपको बताने का दिन है कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा गलत है। थोड़ा बहुत और आगे बताते हुए कंप्लीट किया जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड विच होल्ड्स अबाउट 3 years ऑफ वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। मतलब कि उसके पास इतना पेटलैंड है और जंगले हैं कि वह पूरे विश्व का जितना भी कार्बन इमर्शन है उसको 3 साल तक यह होल्ड कर सकता है, बचा सकता है फ्रॉम द फ्यूल, फॉसिल फ्यूल से जो भी निकलता है। एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन एक्सर्ट डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। सर, ये यूएनईपी का रिपोर्ट आया था ऐसा हाल में, और उसने कहा था कांगो बेसिन के बारे में ये बात
ये कांगो बेसिन जो करता है वो होल्ड करता है इतना ज्यादा कार्बन इमर्शन को जितना 3 साल में लगा सकते हैं पूरा विश्व निकालेगा फॉसिल फ्यूल को जलाने से। ये कांगो बेसिन उत्तर में आएगा, यूएनईपी का रिपोर्ट था ये। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन एक मैटर है जिसको कहा जाता है PEPFAS, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है तरह तरह की चीजों में और उसी के बारे में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। और एक प्रकार का यह एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सिंथेटिक है जिसका यूज लगभग तीनों चीज में होता है। मतलब क्या 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 ये बातें कह रहा है जरा देखिए। पहला पॉइंट, PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। गलती से ही सही, वैसे तो इसका यूज मैं कह के गलत कह रहा हूं, लेकिन ये पाया जाता है लगभग कि वाइड स्प्रेड पाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, फूड में और फूड पैकेजिंग में। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, PFAS आर नॉट इजी डिग्रेडेड। बिल्कुल सही बात है, ये इजीली डिग्रेड नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल सिंथेटिक है ये, इसलिए डिग्रेडेड बहुत आसानी से नहीं होता है। persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in the animal bodies। एनिमल छोड़िए, हमारे में भी हो जाएगा। तो ये तीसरा भी सही है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी सही, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर 18, अठारहवां नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें से कुछ नाम दिया हुआ है और कहा क्या गया है क्वेश्चन में, देखिए कहा यह गया है पैरास्टोइड स्पेसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ एबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो पैरास्टोइड यानी पेस्टिसाइड टाइप की चीजें हैं वो इन सब चीजों में, इन सब ऑर्गेनिज्म में से किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 1, 3 यानी एंड 5। 1, 3 एंड 5 इन तीनों में यह पाया जाता है, ठीक है। यानी काराबिड, बीटल्स, फाइल्स एंड वेस्पस, इन तीनों में पाया जाता है, इन दोनों में नहीं पाया जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 5 यानी ओनली 3। क्या हो जाएगा? ओनली 3, बी ऑप्शन है आपके पास में, बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगले पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन। ऑल ऑफ द अबव बिलोंग्स टू, इसमें से कौन कौन है जो पी यानी मटर के फैमिली से बिलोंग करता है? तीनों करते हैं, ऑल ऑफ दिस होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 का। 20वां, कंसीडर दिस स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस स्टेटमेंट के बारे में। यह 20वां नंबर क्वेश्चन है। The Indian flying fox is placed under the vermin category of the Wildlife Protection Act 1972। अरे चमगादड़ के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये पहला वाला बिल्कुल सही है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके अंदर में इसको किस पे रखा गया है? वर्मिन में रखा गया। दूसरा, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। ये बकवास चीजें, अदर ब्लड में नहीं फीड करता, ये गलत है। पहला केवल सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी। ध्यान में रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 20वां का। अब आते हैं हम लोग 21वें प्रश्न पर। ये फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है सिसाडा
फ्रॉग होपर्स एंड पाउंड स्कैटर, ये सभी किस चीज से बिलोंग करता है, किस ग्रुप में आता है? बर्ड में, फिश में, इंसेक्ट में, रेप्टाइल्स में। तो याद रखेंगे ये तीनों ही चीजें इंसेक्ट वर्ग में आता है, ठीक है। तो सी इसका उत्तर होगा 11 का, सॉरी 21 का। 22 पर आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड एज द सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। एक मिनट, हाँ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है मैनी ऑफ च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम पेस्ट, ये एकदम सही है, बहुत सारे में प्लास्टिक पाया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसको एक्सप्लेन भी करता है, यानी बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट, एंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन, स्टेटमेंट 1 2 जो है 1 को एक्सप्लेन करता है, यानी आंसर हो जाएगा इसका ई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पर आते हैं। ये बेसिकली ये बोल रहा है कि ये सब कुछ एनिमल्स हैं, इधर दिया हुआ नाम और इधर देश का नाम दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि क्या यह इन सब का नेचुरल हैबिटेट है, मतलब यहां ये मूल रूप से पाए जाते हैं? तो जरा देख लीजिए इसको। एक मिनट, इंड्री, क्या ये ब्राजील में पाया जाता है? इलिक इंडोनेशिया में, बोनोबो मेडागास्कर में, ये तीनों ही गलत है। नन इसका उत्तर होगा डी, एक भी सही मैच नहीं है। सच्चाई है कि इंड्रिक जो है ये बेसिकली मेडागास्कर में पाए जाते हैं। इंड्रिक जो है इसका मूल जो हैबिटेट है ये मेडागास्कर है। इरिक जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, और जो बोनोबो है ये बेसिकली आपको मिलेगा कांगो उंगो वाले एरिया में, कांगो बेसिन वाले एरिया में। तो ये तीनों ही गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 24th नंबर क्वेश्चन। स्टेटमेंट है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहला पॉइंट है कि यह एक यूएन की एजेंसी है, बिल्कुल गलत, यह यूएन की एजेंसी नहीं है, पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा, तो वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेजेस आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। बिल्कुल बात है सही, दूसरा सही है, क्योंकि यह समिट जो होता है या इसको डे मनाया जाता है या जो कॉलेज स्टैब्लिश हुआ, एक इनिशिएटिव है टू इंस्पायर द एक्शन टैकल बाय द। अगला तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा, द मेन फोकस ऑफ दिस फंक्शन इज टू ग्रांट फंड, फंड ग्रांट नहीं करता है टू डेवलप अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। नहीं सर, ये एडवोकेसी करता है और एजुकेशन देता है कि आप ऐसा काम कीजिए। तीसरा भी गलत है, यानी ओनली 2 सही है। ए, फंड वगैरह नहीं देता है, ये प्रचार प्रसार करता है और आपको शिक्षा देता है कि आप सफाई कीजिए, ये कोई पैसा उसा नहीं देता है, गलत। 25वां नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लायन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ये सही है, लायन का कोई खास ऐसा नहीं है कि उसका अपना कोई ब्रीडिंग सीजन हो, कभी ब्रीडिंग कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर, चीता जो है वो रोर नहीं करता है अदर कैट्स के मुताबिक, यह भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे पर आइए, अनलाइक मेल लायन, मेल लोपार्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटोरी बाय सीएंट मैकिंग, ये गलत है। जितने भी बिग कैट फैमिली के जानवर हैं सभी अपना एरिया को जताते हैं टॉयलेट करके,
कुछ चीजों को छिड़क करके अपने एरिया में एक तरह से अपना गंध पसार करते हुए अपने एरिया को बताते ये मेरा एरिया है। ये बिल्कुल गलत है, ये मैंने सही कर दिया, ये गलत है। केवल 1 और 2 सही है, तो इसका 1 और 2 ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, सभी प्रोक्लेम करते हैं अपने एरिया को, यानी सभी अपने एरिया को ये करते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। ये 100 मिलियन फार्मर्स जो है, इसका क्या, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? ये हाल में चर्चा में रहा था। देखिए, ए है इसका ऑप्शन, इट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, है ना, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलेंस। ये बिल्कुल सही है, इसका पहला ही उत्तर सही है, इसका ए आंसर होगा, ध्यान में आप रखेंगे। अगले प्रश्न पर आइए, ये थोड़ा लीक से हटकर था, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, जरा देखा जाए, कंसीडर द फॉलोइंग, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर, फोटोवोल्टिक यूनिट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड? क्या कंसीडर किया आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस। इसमें से कौन कौन चीज है जो रिडिब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस में आता है? ये चारों आता है, 4 का 4 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशन विथ द इंसेक्ट एंड हैज co-evolved with it, and that is only insect that can pollinate this tree? देखिए सर, कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वही परागमन, पौधों के परागमन के लिए जिम्मेवार होते हैं, पॉलिनेशन के लिए जिम्मेवार होते हैं। बिना उस इंसेक्ट के वो वृक्ष का प्रसार नहीं हो सकता, पॉलिनेशन नहीं हो सकता। यही पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है? तो महुआ, सैंडलवुड और सिल्क कॉटन ये सब नहीं है, इसका आंसर होगा ए, फिग। फिग एक ऐसा ट्री है जो जिसका पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है। इस बात को जान लीजिए, यही आपका क्वेश्चन में था, इसको पढ़ाया भी गया था क्लास में। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, बटरफ्लाइज, फिश, फॉग, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम? ठीक है, बहुत सारे पॉइजनस नहीं है, ना के बराबर, लेकिन क्या इनमें से कुछ पॉइजनस हैं? तो कुछ बटरफ्लाई भी पॉइजनस है, कुछ फिश भी है, कुछ फ्रॉग भी है। याद रखेंगे, तीनों होगा, ऑल 3, सी इसका उत्तर होगा 29 का। 30 पर आइए, कंसीडर द फॉलोइंग, कैस्क्यू, पपाया एंड रेड सेंडर, हाउ मेनी ऑफ एबव ट्रीज हैव एक्चुअली नेटिव इन इंडिया? मूल इंडिया में है, तो कैस्क्यू नहीं है, पपाया नहीं है, रेड सेंडर है। तीसरा उत्तर होगा ओनली, इसमें जो होगा, इसमें हाउ मेनी एक्चुअल, तो इसमें केवल होगा ओनली 1, केवल एक है, यानी कि रेड सेंडर। कैस्क्यू बेसिकली यहां पर नहीं, कैस्क्यू ब्राजील माना जाता है, और पपाया जो है वो सेंट्रल अमेरिका का माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, यानी रेड सेंडर केवल एक सही है इसमें। 31 में आइए, 31, with the reference of the radioisotope, the thermoelectric generator RTGS consider as a statement। इसके बारे में कुछ बातें कही गई है आरटीजी के बारे में, क्या क्या है जरा देखा जाए। रेडियो एक्टिव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, कि ये जनरेटर जो है ये फिशन रिएक्शन करता है, बिल्कुल गलत सर। ये जो एक तरह से कहा जाए जो डिकेड हो चुका है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, उसका ये यूज करता है, ये कोई न्यूक्लियर फिशन नहीं करता है, ये गलत है। दूसरा पर आइए, RTGZ जो है आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ द एयर स्पेसक्राफ्ट, बिल्कुल सही बात है, ये स्पेसक्राफ्ट में इसका यूज है। दूसरा, तीसरा, इट कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज बायो प्रोडक्ट ऑफ द वेपन्स डेवलप। वाजिब बात है, जो यूज कर लिया गया उसी का यूज हो सकता है इसमें, डिकेड जो हो चुका है, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, यानी 2 and 3 आर करेक्ट। ये बी इसका उत्तर होगा, ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, 32,
जाइंट स्टार लिव मच मोर लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार। बौने स्टार जो होते हैं, ड्वार्फ में बौने स्टार, उससे ज्यादा दिन जीते हैं जाइंट स्टार। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार जाइंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार जाइंट स्टार हैव अ ग्रेट रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, यहां पर यह उत्तर है। तो याद रखेंगे, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, जाइंट स्टार लीव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, ये गलत है। जाइंट स्टार, ये मैंने गलत बोल दिया, जाइंट स्टार लीव नॉट मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार, ये होगा। और ये जो दूसरा है ये बिल्कुल सही है। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार, जाइंट स्टार में जो होता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज राइट। ठीक है, यानी बौना स्टार की जिंदगी ज्यादा होती है जाइंट स्टार से। और दूसरा पॉइंट, ड्वार्फ जो बौना स्टार होता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन कम तेजी से होता है इन कंपेयर टू जाइंट स्टार। ठीक है, दूसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 33वां, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान रखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। इसका सही उत्तर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ए मिला लीजिएगा आप उत्तर में, ए। ये बायोलॉजी से था क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेसिकली रेडार के बारे में कहा जा रहा है कि रेडार क्या क्या काम कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन द पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट इन द एयरक्राफ्ट। ऐसा कुछ नहीं है, नार्कोटिक्स को लेकर के आ रहा है तो रेडार उसको नोटिस कर लेगा, बिल्कुल गलत। मॉनिटरिंग प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल कर सकता है, वर्षन को मॉनिटर कर सकता है। टेकल द माइग्रेंट एनिमल, ये भी कर सकता है, जो प्रवासी जानवर है उसको भी टेकल कर सकता है, उसको भी देख सकता है, ट्रैकिंग कर सकता है। तो 2 और 3 सही है इसका, ओनली 2 सही होगा। ठीक है, 2 स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। ठीक है, आगे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, राफेल है, मिग 29 है और तेजस है, MK1। हाउ मेनी ऑफ एबव कंसीडर टू द फिफ्थ जनरेशन। इसमें से कोई भी फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है, नन ऑफ दिस, डी इसका उत्तर होगा, याद रखेंगे। 35 का। 36 पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजेल यूज। हाइड्रोजेल किसमें किसमें यूज होता है यहां पर आपको बताना है। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन दी पेशेंट, पेशेंट के ड्रग डिलीवरी में कंट्रोल करना, बिल्कुल सही बात है। मोबाइल एयर कंडीशन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। प्रिपरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, इसमें भी होता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों चीज में हाइड्रोजेल का यूज होता है, ऑल ऑफ द 3, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3। अगले प्रश्न पर आते हैं। 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय द हाइड्रोजन। 37 का उत्तर, इसका उत्तर होगा डी, वाटर वेपर। ध्यान में रखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, वाटर वेपर। वाटर वेपर का यूज किया जाता है। चलिए आगे आइए। 38, रिसेंटली एक टर्म का यूज किया गया, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एन अप्रोप्रिएट डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें से किस चीज के लिए ये पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, एक जो शब्द का यूज किया गया, ये किसके लिए कहा गया है, जरा देखा जाए। इसका सही उत्तर होगा सी, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, इसका जो आंसर होगा यह होगा सी। ये बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जा रहा है, इस शब्द का यूज किया गया है। आगे आइए। मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर जो है, बेसिकली इसका बारे में पूछा गया है कि जो ऑफन यूज किया गया, किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है। तो सही बात यह है कि ये बेसिकली वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, डी इसका उत्तर होगा। वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पर आते हैं। 40, with the reference of the Indian economy, collateral borrowing and lending obligation are the instrument। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट किस चीज का है, बॉन्ड मार्केट का है, फोरेक्स मार्केट का है, मनी मार्केट का है, या स्टॉक मार्केट का है। इसका उत्तर होगा सी। भैया जान लीजिए, ये मनी मार्केट का है। और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है, ध्यान रखेंगे। तो पानी पी लो। अगले प्रश्न पर आते हैं।
ये टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा गया है कि टोटल फर्टिलिटी जो इकोनॉमिक्स में है उसको किसके रूप में डिफाइन किया था। मैं ज़्यादा लाल लॉकर न करते हुए, क्योंकि आप कई बार इसको पढ़े हुए, इसका डी उत्तर होगा द एवरेज नंबर ऑफ द लाइव बर्थ ऑफ अ वुमन कुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एजेस। यही इसका उत्तर है, डी इसका उत्तर होगा। बिल्कुल सही, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बार बार आप इसको पढ़े। 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यह है कि इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन एसेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है यार, बकवास है। नॉन बैंकिंग कंपनी को कहां पर ये मिल जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट? आरबीआई से। एकदम गलत है, ए गलत है। दूसरा बी पर आइए, 42 नंबर है, ध्यान रखेंगे बी। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, दूसरा सही है। तीसरा, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फॉर डेप्थ बिल्कुल कर सकता है। बी और सही सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 3, डी 2 और 3 इसका उत्तर सही होगा। ऑप्शन में लिखने में गलती हो गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 43। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कौन कौन है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकता है? इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर। सर ये तीनों कर सकता है, ये चौथा नहीं है, ध्यान रखेंगे। सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट आंसर, ये तीनों कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी भी, पेंशन फंड भी और रिटेल इन्वेस्टर भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 44। कंसीडर दी फॉलोइंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, एक्सचेंज ट्रेड रेट फंड, मोटर व्हीकल और करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें से कौन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में रूप में जाना जाता है? तो जान लीजिए, इसमें जो ट्रेड एक्सचेंज फंड है ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और करेंसी स्वैप भी है। मोटर व्हीकल नहीं आता, यानी 1 और 3, डी इसका उत्तर होगा 1 और 3। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सेक्टर के हिसाब से, जरा देख लिया जाए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में नहीं कर रहा है, स्टोर करने की बात कर रहा है, यानी एफसीआई वगैरह जो स्टोर करता है, कि किस सेक्टर में आता है? सेकेंडरी में आता है या बेसिकली ये किस में आता है, इसको देखना होगा। तो ये आता है आपका टर्सरी में, सेकेंडरी में नहीं आता। ठीक है, यानी पहला गलत। दूसरा, डेयरी फार्म किस में आता है? प्राइमरी में आता है, बिल्कुल सही बात। डेयरी फार्म जो है वो प्राइमरी में आता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन जो आपका टर्सरी में आता है, बिल्कुल आता है। सर ये मिनरल एक्सप्लोरेशन है, मतलब मिनरल को खोजना, खनन नहीं करना। खनन होता तो प्राइमरी में आ जाता है, केवल एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा है, टर्सरी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। वेविंग क्लॉथ, यानी कि क्लॉथ को वेव करना, ये किस में आता है? ये बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या क्या चीज हम लोग देख लिए, ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है कि हम लोग को इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन में गलती हो जाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। ये जो है स्टोरेज ऑफ दी है, ये टर्सरी में है, यानी पहला गलत है। डेयरी फ्रॉम प्राइमरी में है, ये बिल्कुल सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है ये टर्सरी में आता है, ये बिल्कुल सही है। और वेविंग जो है वो सेकेंडरी में आता है, ये सही है। यानी 3 सही है, याद रखेंगे, ये 3 सही है, ओनली 3। फिर भी एक बार आप मेरे इस हिसाब से ऑप्शन को देख लीजिएगा, कहीं हम लोगों ने यहां पर कोई लिखने में गलती ना हो गई। चलिए अब आगे आते हैं, बाकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल, क्राउन ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लैग, वुड एंड वुड मिल वेस्ट, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज द फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल फ्यूल की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सी आ सकता है? सर तीनों आ सकता है, स्लेज का भी यूज हो सकता है, क्रॉन का भी यूज हो सकता है, वुड मिल का वेस्ट का भी यूज हो सकता है।
तीनों का यूज होता है, यानी कि इसमें इसका जो उत्तर होगा ये बेसिकली ध्यान रखेंगे ये तीनों है। ठीक है, आगे। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, हम लोगों का ऊपर में 3 है। 1 मिनट रुकिए, मैं एक बार चेक कर लूँ। 1 मिनट ध्यान रखेंगे आप लोग, मैं इस क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो मिसमैच हो गया है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर है 46। ये 1 नंबर ये था, बताना भूल गए, ये 2, ये 3 और ये 4, सॉरी, है ना। तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू भी आएगा, क्रॉन भी आएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लैग भी आएगा और वुड एंड मिल वेस्ट भी आएगा। ये चारों होगा, यानी 1 2 3 4 ये चारों होगा, सी इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो कई कई बार हम लोग प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले पर आते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या है स्थिति। फार्मर प्लग यानी हल जो है वर्किंग कैपिटल में आता है, बिल्कुल गलत। वर्किंग कैपिटल में ये नहीं आता है। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल में आता है, ये 1 है, ये 2 है, मान लेते हैं ये 3 है और ये 4 है। बिल्कुल सही बात है, ये फिक्स कैपिटल में आता है। एयर यूज बाय द वेवर, ये फिक्स कैपिटल में आता है, नहीं आता है, ये गलत। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल में आता है, बिल्कुल सही बात है, ये वर्किंग कैपिटल में आता है। तो कितने सही हो गए? 2, एक यहां और एक यहां, तो 2 स्टेटमेंट सही हैं इसके, ओनली 2 इसका बी उत्तर होगा, ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है। Which one of the following word or phrases is most appropriately used to denote an interoperable network for the 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by the millions of users who can exert property right over the virtual item? कौन सा वर्ड यूज होता है? इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो मेटा वॉइस यूज होता है, सी इसका उत्तर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने आज पहले ही कहा कि मैं ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, आज का दिन नहीं है, इसके लिए किसी और दिन हम लोग पूरे अच्छे तरीके से हर चीज का एनालिसिस करेंगे, आखिर क्वेश्चन कहां से आया, क्यों आया। आज के तारीख में आप सिर्फ मिला लीजिए इसका उत्तर। देखिए, विद द रेफरेंस ऑफ टू द रूल या रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया while treating foreign bank, consider the following statement. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiary in India. ये बिल्कुल गलत है, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये लाइन गलत है रिक्वायरमेंट। फॉरेन कैपिटल होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया जरूरी है। दूसरा ये, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल, ये सही है, उनके बोर्ड ऑफ मेंबर में 50% भारतीय होने चाहिए, ये सही है, यानी ओनली 2 केवल सही होगा इसका उत्तर। अब आइए 50वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। With the reference to the corporate social responsibility CSR rule in India, consider the following statement. CSR rule specify the expenditure that benefit the company directly or to its employee will not be considered as CSR. ठीक, एक मिनट। इसमें कहा गया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट का यूज नहीं, उस एक्सपेंडिचर को नहीं माना जाएगा जो बेनिफिट कंपनी डायरेक्टली करती है या उसके एम्प्लॉय करते हैं, उसमें ये कंसीडर होगा। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा,
CSRI do not specify minimum spending on the CSR rules do not specify minimum spending on CSFR activities. ये भी सही, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा रूल है। तो यानी पहला सही है, दूसरा गलत है, ओनली वन इसका उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। अगले पर आइए 51। Consider the following statement. 51. If the United States of America were to be default on its debt, यदि वह उधारी में डिफॉल्ट हुआ था, holders of the US Treasury bond will not able to exercise their claim to receive payment. बिल्कुल गलत, ऐसा कहीं नहीं होता। दूसरा आइए, the USA government debt is not backed by any hard asset but only by the faith of the government. ये बिल्कुल सही है, ऐसा कोई हार्ड रूल और एसेट नहीं है, ये फेथ पर है, ये सही है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज राइट। ठीक है, याद रखेंगे। 51 हो गया हम लोगों का। अब आइए 52 क्वेश्चन पर आते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड टू द रिस्क ऑफ द बोरोवर्स डिफॉल्ट अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर्स। बिल्कुल सही बात, ये सही है। दूसरा, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट या लंप सम ऑफ द फंड बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। ये गलत है, ये सही है, और एक ये एक मिनट, हाँ एक गलत है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सी इसका उत्तर होगा, ध्यान में रखेंगे 52 का सी। और बिल्कुल ये सही बात है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आइए 53। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी। ठीक है, आगे क्या है जरा देखा जाए। डिजिटल रूपी के बारे में बात ये कर रहा है। It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India in alignment with its monetary policy. बिल्कुल सही बात है, आरबीआई करता है in alignment of the monetary policy. It appears as a liability on the RBI balance sheet. क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, लाइबिलिटी हो जाता है आरबीआई पर। तीसरा, इट इंश्योर अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिसीजन। बिल्कुल गलत, इसका इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इट इंश्योर नहीं करता अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है। चौथा, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक मनी एंड कैशेस। ये सही है, फ्रीली कन्वर्टेबल है, चौथा सही है, यानी 1, 2 एंड 4 सही है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए अब 54 नंबर क्वेश्चन पर। विद द रेफरेंस ऑफ टू द एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा वाज जो है ना जनरली नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यायपुत्रा, शाक्य मुनि, तथागत। तीनों रूप जाना जाता है, इसमें तीनों उत्तर होगा सही 54 का। 55 में आइए, कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं और उसके बारे में कुछ बातें कही गई है, जरा देखा जाए क्या है सही, जरा देख लिया जाए। पहला पॉइंट, चंद्रकेतुगढ़ जो है ये उड़ीसा में नहीं है सर, ये बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। पहले तो आप इसको जान लीजिए। ठीक है, ये गलत है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है और यह चैलकोलिथिक यानी ताम्रपाषाणिक से जगह है, ये बिल्कुल सही है। आगे आइए, मांगदू जो है ये बेसिकली केरला में है, बिल्कुल सही बात है, और ये मेगालिथिक साइट है यानी महापाषाणिक काल है, ये भी सही है। आगे आइए, अगला जो है सलीहुंडम, ये आंध्र प्रदेश में तो है लेकिन ये मंदिर नहीं है, ये बेसिकली क्या है, बुद्ध स्तूपा है। तो ये दोनों तो सही है लेकिन ये गलत है, यानी ये मैच नहीं है, ये स्तूप है। और यहां पर ये ट्रेडिंग पोर्ट जरूर है लेकिन ये बंगाल का है
उड़ीसा का नहीं है। तो इसमें दो ही केवल आपको मिले हुए हैं, 2 और 3, तो यानी 2 और 3, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। Who of the following ruler of the medieval India gave the permission to the Portuguese to build the fort at Bhatakal? भटाकल में किसने परमिशन दिया था? कृष्णदेव राय ने दिया था, आपको पता होना चाहिए। तुलु वंशीय थे संगम साम्राज्य के। आगे, with the reference to the revenue collection, Cornwallis considered the following statement: under the Rayatwari settlement of the revenue collection, the peasant were exempted from the revenue payment in case of bad harvesting और नेचुरल कैलेमिटीज। ऐसा हो सकता है कि किसानों को रैयतवाड़ी के अंतर्गत में क्या कहता है, छूट दी जाएगी, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा यदि कुछ हो जाएगा तो फसल खराब, ऐसा कुछ नहीं था। और पहली बात, दूसरी बात है कॉर्नवालिस ने ज्यादा काम जमींदारी सिस्टम पर किया, उस पर नहीं, ये पहला गलत है। दूसरा, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन द जमींदारी फ्लेड टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट on or before the fixed date he would to be removed from the जमींदारी। वाजिब बात है, तय तिथि के अंतर्गत में ये जमींदारों को परमानेंट सेटलमेंट में के अंतर्गत यदि वो नहीं दे पाता था अपना अमाउंट तो उसकी जमींदारी चल जाती थी। इसी को कहा जाता था सनसेट लॉ, ठीक है, सूर्यास्त कानून। ये सही है, दूसरा सही है, तो केवल 20 का उत्तर होगा 2, पहला गलत है। अगले प्रश्न पर आइए, 58। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो पैराबल्स इन द उपनिषद। क्या उस उपनिषद में कोई दृष्टांत नहीं है, किसी घटना का वर्णन नहीं है? बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है, ये गलत है। यदि आप इसको ऐसे ही कर लेते तो सही हो जाता, ये गलत। दूसरा, उपनिषद वेर कंपोज्ड अर्लियर देन दी पुराण, पुराण से पहले उपनिषद है, बिल्कुल सही, ओनली 2। अगले प्रश्न पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल। बिल्कुल सही बात है, इंडिया मेंबर है ग्रैंड काउंसिल का, ठीक है। अ कंट्री नीड, ध्यान से सुने, a country need to be the member of the international grand council for exporting और importing the rice wheat। बिल्कुल गलत बात, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेंबर होना ही पड़ेगा। केवल 30 देश इसके मेंबर हैं, जिसमें इंडिया भी एक देश है। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये 1995 में स्टेब्लिश हुआ था। लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं कि आप यदि कोई मेंबर नहीं तो आप किसी देश पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं फूड ग्रेड, ये गलत है। यानी इसका ऑप्शन होगा केवल 2, ओनली 2 सही, बी। 60, which of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage of the UNESCO? कौन सा है जो अभी हाल ही में इंटेंजिबल अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ? गरबा, सी। 61, who was the provincial president of the constitutional assembly before the राजेंद्र प्रसाद? कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डी। आगे, with the reference of the Indian Government Act 1935, consider the following statement. It provides the establishment of all India Federation based on the union of the British India province and princely state। मतलब 1935 का अधिनियम में ये कहा गया था कि भैया एक फेडरेशन बनेगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया के सारे प्रोविंस साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट मिलकर के आएंगे, तो ये वाला सही है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर द फेडरल कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। बिल्कुल गलत बात। देखिए, ये बात सही है कि 1935 के एक्ट में क्या हुआ था, डायरकी लाया गया था सेंट्रल में, यानी सेंट्रल के सब्जेक्ट को भी 3 भाग में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया था। लेकिन यहां पर ध्यान क्या देना है आपको, सुन लीजिए। और बाकी यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में भी डिवीजन इसी में हुआ था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी डिफेंस और फॉरेन स्टेट को नहीं दिया गया, यानी कि यूनियन लिस्ट में नहीं था, यानी कि फेडरेशन को नहीं दिया गया। ये सीधा कंट्रोल में था, किसका? गवर्नर जनरल के कंट्रोल में था, फेडरेशन के कंट्रोल में नहीं था, यूनियन के कंट्रोल में नहीं था, फेडरल कंट्रोल में नहीं था, माउंटबेटन के कंट्रोल में था। ये दूसरा गलत है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर जो था ये सीधे गवर्नर के कंट्रोल में, यानी ए सही है, बी गलत है, तो ओनली 1 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। Which one of the following is a work attribute playwright भास? भास के द्वारा लिखा गया, इसमें से कौन सा एक है, सीधा पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, माध्यमा वयाग योगा। बेसिकली इसका सी उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। भास बहुत बड़े राइटर, उनके द्वारा यह लिखा गया था।
चलिए इस पर कमेंट बेसिकली उन्होंने लिखा था। चलिए आगे, कमेंट लिखा था, याद रखिएगा। आगे, सन्भूति जो था इन द इंडियन, एज एन इंडियन बुद्धिस्ट monk, who traveled to the China at the end of the 4th century, was author of the commentary on, किस पर उन्होंने कमेंट किया था बेसिकली, कौन से बुक पर कमेंट किया था सन्भूति ने? तो ये बेसिकली होगा श्रावस्तिवाद विनया, सी इसका उत्तर है। इसी पर इन्होंने, सन्भूति ने क्या किया था? कमेंट यानी टीका लिखा था। सी इसका उत्तर होगा 64 का। 65 आइए, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को। अभी हाल ही में कुछ चीजों को, हाउ मेनी ऑफ एबव प्रॉपर्टीज वेयर इंक्लूडेड इन 2023 में यूनेस्को में कौन कौन से आए? एक शांति निकेतन आया है और दूसरा होसेला आया है, यानी 1 और 3। तो क्या हो जाएगा? ओनली 2। बी इसका उत्तर हो जाएगा ओनली 2, ध्यान रखेंगे। आइए अब 66, एज पर द आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि संविधान संशोधन से है, द पार्लियामेंट्री में अमेंड द प्रोविजन, किस तरीके से? एडिशन करके कोई चीज को, वेरिएशन कुछ बदल करके, कुछ को हटा करके, तीनों काम कर सकता है, याद रखेंगे 368 में। इसमें तीनों होगा, 1 2 3, डी इसका उत्तर होगा। 67 में आइए, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट। लो बर्थ रेट के लिए इन सब कंट्रीज में से कौन अभी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट न्यूज में है? तो याद रखेंगे, इसमें इटली आएगा, जापान आएगा और साउथ कोरिया आएगा। 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 किसमें है आपका? देख लीजिए, 1 मिनट, 1 2 और 4, सॉरी 4, साउथ कोरिया 4 में, ए होगा, ठीक है, ए, ठीक है, ध्यान रखेंगे 67 का ए। अब आइए 68 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 109 मेंशन द स्पेशल प्रोसीड्योर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। बिल्कुल सही बात है, 109 प्रोसीड्योर को बताता है और 110 डिफिनेशन बताता है, ये सही है। दूसरा, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लोकसभा में किया था, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा, द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात, तीनों सही है। अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, ऐसा नहीं है, मर्जी है वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो 1 2 3 सही है इसमें, सी इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3, याद रखेंगे 68 का। 69 में आइए, 69, जहां आर्मी में ब्रिगेडियर होता है वहां एयरफोर्स में कौन होता है, जरा इसको देखा जाए, ठीक, एक मिनट। वहां एयरफोर्स में एयर कमोडोर होता है, लेकिन नेवी में बेसिकली कैप्टन होता है, यानी ये गलत है। दूसरा, मेजर जनरल करके कोई आर्मी में नहीं होता है, लेकिन हाँ, जहां पर एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल होते हैं उसी के इक्विवेलेंट नेवी में वाइस एडमिरल होता है, और इन दोनों के इक्विवेलेंट में यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल होता है आर्मी में, यानी ये भी गलत है, सेकंड भी। थर्ड में आइए, आर्मी में जहां मेजर होता है वहीं पर एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर होता है, और इसमें होता है नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर, ये बिल्कुल सही है, तीसरा सही है, याद रखेंगे। चौथा पर आइए, लेफ्टिनेंट कर्नल जहां पर होता है वहां पर यहां पर ग्रुप कैप्टन नहीं होता है, बल्कि विंग, यहां पर होता है एक तरह से विंग कमांडर, और यहां पर होता है कमांडर, ठीक है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल सी सही, तो यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा सही, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन, 70। In the Northeastern Council (NFC) was established to the Northeastern Council Act 1971 के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ। Subsequent to the amendment of the NEC Act
है ना, 2002। द काउंसिल कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, किसको किसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में रखते हैं? गवर्नर उस स्टेट का, बिल्कुल सही। चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का, बिल्कुल सही। 3 मेंबर ऑफ द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। ये चारों सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑल आर सही। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ delimitation commission have been constituted by the government of India till December 2023? 2023 तक कितने बार हो चुका है डिलिमिटेशन? तो याद रखेंगे 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1952, 1962, 1973 और 2002। अगला कहा गया है 2026 में होगा। ठीक है, याद रखेंगे डिलिमिटेशन यानी परिसीमन। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जिसको कहा जाता है 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 8 शेड्यूल में कुछ भाषाओं को डाला गया, कौन कौन सा था? खासकर 71 के बारे में ये पूछ रहा है, तो याद रखेंगे 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को डाला गया। मैथिली बाद में डाला गया था, यानी 1, 2 एंड 3 सही होगा, इसका उत्तर ए होगा। आगे, अभी आपको पता ही है 22 भाषाएं हैं उसमें। चलिए आगे, पार्टी का नाम दिया, फाउंडर का नाम दिया, देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल सही बात है। सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, बिल्कुल गलत, इनकी पार्टी का नाम था स्वतंत्र पार्टी। कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी, जयप्रकाश नारायण इससे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र, बिल्कुल नहीं, सोशलिस्ट पार्टी से थे, समाजवादी पार्टी से थे। स्वतंत्र पार्टी से कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो इसमें कौन कौन सही है? इसमें सही है, सॉरी, इसमें सही है पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड 3, तो ओनली 2 सही है, बाकी 2 गलत। गलत में कौन है? सी राजगोपालाचारी वाला गलत है, स्वतंत्र पार्टी से होंगे, और आचार्य नरेंद्र सोशलिस्ट पार्टी से होंगे। अगला 74, which of the following statement are correct about the constitution of India? पावर ऑफ म्युनिसिपलिटीज जो दिया हुआ है, क्या वो 9A में है? बिल्कुल सही बात है। इमरजेंसी प्रोविजन क्या आपके 18वें में पार्ट में है? बिल्कुल है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट किया जाएगा वो प्रोविजन क्या पार्ट 20 में है? तो बिल्कुल है। ये तीनों सही है, डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इजी था। 75 में आइए, इंटर स्टेट ट्रेडिंग कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बिल्कुल गलत, ये यूनियन सब्जेक्ट है, ये गलत है। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ये भी स्टेट सब्जेक्ट नहीं, यूनियन सब्जेक्ट है, ये भी गलत है। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट, नहीं सर, यूनियन सब्जेक्ट है, यानी केवल सी सही होगा। ये तीनों ही गलत है, क्योंकि तीनों यूनियन सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में आता है, ध्यान रखेंगे। 76, किस आर्टिकल में हम लोग रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी आएगा? 21 आर्टिकल है, पुथुमारी केस था, याद रखेंगे, के एस पुथुमारी जो जज थे उन्होंने कहा था। आर्टिकल 21 इसका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 79, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ डिफेंस स्टाफ एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स? आपको पता ही है, हाल ही में इनका डेथ भी हुआ था चीफ डिफेंस स्टाफ, उससे संबंधित ये प्रश्न आ गया। परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ कमीशन, बिल्कुल सही बात है, परमानेंट है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर दी 3 सर्विसेज चीफ, बिल्कुल गलत, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा करते हैं। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्रायल सर्विसेज मैटर, बिल्कुल सही बात, तीनों के रूप में ये प्रिंसिपल एडवाइजर है। तीसरा सही है, तो पहला और ए एंड सी सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 1 एंड 3, 1 एंड 3, इसमें ऑप्शन में आना चाहिए 1 एंड 3। ये ए बी सी लिखा हुआ है, ये 2 होगा, 1 एंड 3, ये सही है, ऐसे बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले
अगला है, ध्यान से रखेंगे, क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन द रिमोट एरिया टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। कौन सा ऑपरेशन था जो रिमोट एरिया में चलाया गया था आर्मी के द्वारा, ताकि अपलिफ्टमेंट हो पॉपुलेशन का? तो याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था, याद रखिएगा। देखिए, ऑपरेशन जो संकल्प है, ऑपरेशन संकल्प जो है बेसिकली नेवी के द्वारा चलाया गया था, गल्फ के रीजन में, गल्फ रीजन में चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन मैत्री जो है ये बेसिकली नेपाल में चलाया गया था, जो भूकंप वगैरह आया था उसके कारण से। ऑपरेशन मदद जो है ये केरला में जो फ्लड आया था उसमें चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 79। लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके बीच में है? तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, बाकी ऑप्शन गलत है। 79, 80 पर आइए। Which of the following statement about the ethical committee in the Lok Sabha is correct? क्या है, जरा देखा जाए। इनिशियली एक एडहॉक कमेटी थी, बिल्कुल सही बात है। ओनली द मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक, ओनली द मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं है, ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विथ हिज सब जुडिस, ये भी बिल्कुल सही है, अपने दम पर ये कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले 81 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्वेश्चन है कि प्रोविजन विल बी टेक प्लेस कम इनटू इफेक्ट आफ्टर 18th लोकसभा, बिल्कुल गलत। इसके बाद जो होगा उसमें है, वो भी ऐसा कुछ कहा नहीं गया 2026 में क्या कहता है डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही हो पाएगा। लोकसभा तो कभी भी हो सकता है, ऐसे कहा गया, उसके बाद 26 से पहले भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, 18वां तो यही था। अगला 15 साल के लिए है, बिल्कुल सही बात है। देयर आर प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब में ही शेड्यूल्ड वुमेन को लाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों सही है, पहला गलत है। 2 और 3, सी यू। 82, देखिए, ये मित्र शक्ति 2023 के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश नहीं है भैया, ये श्रीलंका है, तो पहला तो गलत हो गया। इट इज कमांडेड इन द अनुद, पुणे में हुआ था, बिल्कुल सही। जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म के लिए किया गया था, बिल्कुल सही। इंडियन एयरफोर्स वाज ए पार्ट, इंडियन एयरफोर्स भी पार्ट था। तो 2, 3, 4 सही है, इसका उत्तर 2, 3, 4 ये सही होगा, याद रखेंगे। ये गलत है, ये नहीं होगा। आगे ठीक है। रिट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन का जो रिट होता है इज एन ऑर्डर इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, दोनों कर सकता है। सी इसका उत्तर होगा, किसको करता है? द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटेड कंटिन्यूइंग ऑफ द प्रोसीडिंग इन द केसेस, कि आप, ये ऑर्डर देता है कि आप आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कीजिएगा केस को, उसको रोक देता है। चलिए आगे, सी इसका उत्तर होगा। 84, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe, गलत, प्रेसिडेंट करता है, पहला गलत हो गया। दूसरा, a community declared as a scheduled tribe in the state need not be so in the other state, हो सकता है कि स्टेट में, दूसरा स्टेट में वो scheduled tribe ना हो, बिल्कुल सही बात है। 2 सही है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन होगा। 85, with the reference of union budget consider the following statement। बजट के बारे में एक स्टेटमेंट है, जरा समझा जाए। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ ऑफ द हाउसेस, गलत, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ में नहीं, प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, ये गलत है, ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा, एट अ यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिकमेंड जब तक प्रेसिडेंट नहीं करेंगे ग्रांट नहीं होगा, बिल्कुल सही, दूसरा सही है, केवल बी, ठीक है। अगले उत्तर पर आते हैं, अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है कि एक बुक है लिखा हुआ द इंडिया वे एंड व्हाई
भारत मैटर्स, ये किसकी बुक है? ये जयशंकर की है, याद रखेंगे, डी इसका उत्तर होगा। अगला अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जरा इसको देखा जाए। अर्जेंटीना बोला जा रहा है कि वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस अर्जेंटीना में हो रहा है, इसलिए चर्चा में है। बिल्कुल सही बात है। सूडान में सिविल बहुत ज्यादा चल रहा है, वहां पर अंदर ही लड़ाई चल रहा है, सिविल रिवेलियन चल रहा है सेना और गुटों के बीच में, तो ये भी सही है। टर्की ने क्या मेंबरशिप त्याग दिया नाटो का? अरे किसी ने नहीं त्यागा है भैया, 32 मेंबर हो चुके हैं, तो ये गलत है। ये दो सही है, ओनली टू सही होगा, टू पेयर्स इज सही, ठीक है, बी उसका सेकेंड उत्तर होगा। अगला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है समंड पाइपलाइन is a strategic route for the Persian Gulf oil and natural gas shipment to Europe. 88 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। ये समन पाइपलाइन पर्शियन गल्फ से नेचुरल गैस तक शिपमेंट है यूरोप का। समन पाइपलाइन कनेक्ट द रेड सी, क्योंकि ये रेड सी कनेक्ट करता है विद द मेडिटेरियन सी। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही है और इसको सेटिस्फाई भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, एक्सप्लेन भी करता है। 89 89 का देखें हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। बहुत कम बारिश से किसी भी तरह का वर्षण नहीं होता है, बहुत कम होता है, सही बात है। नो रिवर इंटर इनटू द रेड सी, किसी भी रिवर की पहुंच रेड सी तक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, बोथ करेक्ट, सी। 90 अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emission? कौन सा है जो सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो पावर प्लांट होते हैं सबसे बड़ा स्रोत, याद रखेंगे, आंसर डी। अगला नाइन्टी वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। बिल्कुल सही बात है, साहेल रीजन में एक तरह से इंस्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी सिचुएशन। साहेल रीजन अफ्रीका में पाया जाता है कि बेसिकली यदि कहा जाए आपको सेनेगल से लेकर सूडान तक का एरिया, सेनेगल से लेकर सूडान तक के एरिया को साहेल रीजन कहा था, यहाँ इंस्टेबिलिटी है। देयर हैज बीन मिलिट्री टेक ओवर और कॉप्स इन द सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। कुछ एक में हुआ है लेकिन सेवरल नहीं हुआ है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि ये हुआ। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं लगता है मुझे, ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट वन जो है इसमें केवल सही होगा, याद रखेंगे, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो सी बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला, लेकिन डी भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको आपको रखता हूं अभी टॉप अप पर। आगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गलत बात, करता है। In India, the law prohibited the import of genetic modified food without the approval of competent authority. Sir, without नहीं है, after the approval of competent authority. मतलब पहला तो सही है, सॉरी, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट द एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये गलत है। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता, इंपोर्ट करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरा, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसका जो उत्तर होगा वह है आपका डी। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा सही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है। 92 का 93 पर आइए। लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात किया जा रहा है। While any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration.
याद रखेंगे ये स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का हिस्सा, ये 1, ये 2 और ये 3 होगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ थोड़ा सा गलती था। जब उसको हटाने की कोई रिजोल्यूशन आता है तो उस समय वो क्या नहीं कर सकता है, ही और सी shall not preside, ये बिल्कुल प्रेसिडाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। ही एंड सी विल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार होता है चाहे उसके हटाने के लिए विधेयक क्यों न लाया हो, ये गलत है। ही एंड सी विल नॉट इंटाइटल टू वोट, वोट का इंटाइटल होता है, यदि कोई रिजोल्यूशन आता तो भी वो एज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट वो वोट करेगा, ठीक है, ये भी गलत है। तो केवल एक सही है, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। अगला, with the reference of Indian Parliament, consider the following statement. A bill pending in the Lok Sabha lapsed on the its resolution. लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग था और लोकसभा भंग हो गया तो बिल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स, यदि लोकसभा डिसॉल्व होता है, ये भी सही है। तीसरा, अ बिल इज रिगार्डेड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर intention to summon the house of a joint sitting lapse on the dissolution of the Lok Sabha, ये गलत। यदि राष्ट्रपति ने ये कह दिया है कि ज्वाइंट सेशन होगा इस बिल पर और उसके बाद लोकसभा खत्म हो जाती है तो भी लैप्स नहीं होगा। सच्चाई है, ज्वाइंट सेशन होगा, फिर लैप्स नहीं होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, तो ओनली 1 एंड 2 इज राइट, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 95, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ लाइनें कही गई है। प्रोगेशन ऑफ द हाउस बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रोगेशन होता है? याद रखेंगे, पहला गलत है, प्रेसिडेंट के एडवाइस पर होता है। प्रोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजॉर्न्ड साइन डाई, बट देयर इज नो बार ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया प्रोगेशन द हाउस विच इज इन दिस सेशन, ये बिल्कुल सही है, ये होगा, दूसरा सही है। तीसरा पाइए, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, कॉमा, हु सेव इट्स इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस गोज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे भी सारा काम वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही करता है, तो तीसरा भी सही है। दूसरा गलत है, ये काम बाकायदा एडवाइस ऑफ प्रोगेशन ऑफ द जो हाउस होता है वह राष्ट्रपति करता है। हाँ, ये बात अलग है, बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, तो पहला गलत है, बाकी ये दूसरा और तीसरा सही है, ध्यान में रखेंगे। अगला आइए 96 नंबर क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्रियल एक्ट रिसेंटली, बिल्कुल सही बात है। यूरोपियन यूनियन इंटेंडेड टू एक्टिव द कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, 2040 नहीं है भैया, 2050 तक कहा है, यानी पहला तो सही है, दूसरा गलत हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला सही दूसरा गलत, सी होगा इसका आंसर। चलिए 97 पर आइए। Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economical crisis and succeeded in preventing its people from the migrating the other countries. गलत बात, अभी भी वो वेनेजुएला जो है वह इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और वहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यानी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा, ये वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व, कौन सा, ऑयल रिजर्व, ये सही है, बी डी सही है, सॉरी स्टेटमेंट 2 सही है, ए गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, डी इसका उत्तर होगा। स्टेटमेंट 1 गलत है, दूसरा सही है। आगे 98, with the reference of Digital India Land Record Modernization Program, consider the following statement. पहला, to implement this scheme, the central government provide 100% funding, भैया 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, पहला तो रॉन्ग हो गया, 100% गवर्नमेंट नहीं है, पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा पे आइए, अंडर दिस स्कीम कैडेस्ट्रल मैप आर डिजिटलाइज्ड, बिल्कुल सही बात। An initiative has been undertaken to translate the record of the rights from the local language to any of the languages recognized by the Constitution of India. तो ये भी सही है, ये भी सही है, पहला वाला गलत है।
याद रखेंगे 2 और 3 सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 98 का। 99 पर आइए आप लोग। 99, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आज आप लोगों को पूरा ये नहीं बता रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब कि सॉरी, जो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है वो नहीं, आज की तारीख में सिंपल एक प्रयास है कि आप तक आंसर पहुंचे और आप जल्दी से मिलाएं। कट ऑफ की जहां तक बात है तो मैं अगली क्लास में जरूर इसको कल की क्लास में बताऊंगा। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिस स्कीम ग्रांटेड अ मिनिमम पैकेज ऑफ नेटरल केयर सर्विसेज टू द वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी। सर 6 मंथ नहीं है पोस्ट डिलीवरी भैया, ये गलत है। दूसरा, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइड्स ऑफ सर्टन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटरी टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। ये सही है, दूसरा सही है, पहला बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 99 का। अब 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है जरा देखा जाए, प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखिए, इसमें जो एक ग्रुप होगा एनरोल के लिए वो 21 से 40 का होगा, बिल्कुल गलत, 18 to 40 है, यानी पहला तो गलत हो गया। दूसरा पर आइए, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव मिनिमम पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60, 60 साल के बाद 3000 रुपए मिलेगा, बिल्कुल सही बात। फैमिली पेंशन इज अप्लाइड टू द स्पाउस एंड द अनमैरिड डॉटर, ये गलत है, न स्पाउस को मिलेगा, अनडॉटर मैरिज को भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यानी केवल 2 और 3 सही है, 2 एंड 3 सही, बी। तो आपने देख लिया कि इसका उत्तर क्या है, और मैंने जैसा बोला कि अगली क्लास में मैं जरूर कल की क्लास में मैं आप लोगों से कट ऑफ बताऊंगा। एक बार सीसेट का पूरा पेपर देख लिया जाए, मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ पिछली बार से मैं बार बार कर रहा हूँ, इस बार पेपर सरल है तो कट ऑफ अभी मुझसे आप पूछेंगे तो पिछली बार से ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। नमस्कार।